वेलकम टू यार रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी। आज आप देखने वाले हैं एक मलयालम क्राइम थ्रिलर जो इसी साल रिलीज हुई है और इसका नाम है अब्राहम ओस्लर। एक्सप्लेनेशन को सुनने और वीडियो को देखने के बाद आप फुल मूवी जरूर देखना। इसलिए ये बता दूं कि ये मूवी डिज्नी हॉटस्टार पे अवेलेबल है। वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि हमें ऐसी बेहतरीन मूवीज को एक्सप्लेन करने का प्रोत्साहन मिलता रहे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में एसीपी अब्राहम ओस्लर को दिखाते हैं जो अपनी वाइफ अनीशा और बेटी आशा के साथ रहता है। उसे कॉल आता है कि एक होटल में 2 लोगों का कत्ल हुआ है। अब्राहम तुरंत उसी होटल के लिए निकलता है, पर रास्ते में वो पुलिस स्टेशन को कॉल करके पूछता है कि इतनी रात गए मेरा पर्सनल नंबर तुम लोगों ने किसे दे दिया। पर वो कहते हैं कि सर हमने आपका नंबर किसी को नहीं दिया। अब अब्राहम चौंक जाता है कि फिर मुझे कॉल किसने किया होगा। वो तुरंत घर लौटता है लेकिन घर पर उसकी वाइफ और बेटी होती ही नहीं। लगता है किसी ने उन्हें अगवा कर लिया है। अब्राहम एकदम चौंक कर खड़ा उठता है। ओह, ये उसका एक बुरा सपना था। लेकिन हकीकत यह है कि उसकी पत्नी और बेटी को गायब हुए 3 साल हो चुके हैं और अब तक उनका कुछ पता नहीं चला और इसलिए अब्राहम को ऐसे सपने आते रहते हैं। दरअसल हुआ यह था कि अब्राहम ने विनीत नाम के एक आदमी को किसी केस में सजा दिलवाई थी और इसी केस में पुलिस ने उसी को पकड़ा कि शायद वो अब्राहम से बदला लेना चाहता था। उसके पास एक चाकू मिला था जिस पर खून था और पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि विनीत ने अनीशा और आशा को अगवा किया और शायद उन दोनों का कत्ल कर दिया है। पुलिस ने उसे कई बार इंटेरोगेट किया लेकिन हर बार वो यही कहता था कि मैं भारी नशे में था सर और मुझे याद ही नहीं कि मैंने अब्राहम की वाइफ और बेटी को कहां दफनाया। और अब प्रेजेंट में अब्राहम उसी इंटेरोगेशन की वीडियो को देख रहा होता है। उस दुखद घटना के बाद से अब्राहम की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और उसे रात को नींद भी नहीं आती। लेकिन महीने में एक बार वो विनीत से मिलने जरूर जाता है जेल में और ये जानने की कोशिश करता है कि उसने अनीशा और आशा को कहां दफनाया। बेचारा अब्राहम बेबस है क्योंकि जब तक उसकी पत्नी और बेटी की बॉडी नहीं मिल जाती वो अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाएगा। आज भी वो विनीत के लिए खाना लेकर आया है और फिर वही सवाल करता है कि तुमने उन दोनों को कहां दफनाया। लेकिन विनीत वही घिसा पिटा जवाब देता है जो वो पिछले 3 साल से देता हुआ आ रहा है। कहता है नशे में पता नहीं मैंने उन्हें कहां दफनाया। और अगले सीन में गणेश नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो ऑफिस से घर लौट रहा है। कल गणेश का बर्थडे है तो वो अपनी वाइफ से फोन पर बात कर रहा होता है। तभी अचानक एक छोटा हाथी मतलब मिनी ट्रक उसे उड़ा देता है। फिर एक एम्बुलेंस ड्राइवर को खबर मिलती है तो वो तुरंत स्पॉट पर पहुंचकर गणेश को हॉस्पिटल लेकर जाता है। गणेश के सर पर गहरी चोट आई होती है तो डॉक्टर्स उसे तुरंत ऑपरेशन करने को कहते हैं और वो जरा नॉर्मल हो जाता है। तब डॉक्टर अरुण आकर कहते हैं कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। वैसे तुम्हारा आज बर्थडे है ना, सेलिब्रेशन तो तुम यहीं कर सकते हो। और ये सुनकर गणेश की वाइफ उसके लिए केक लेकर आती है और हॉस्पिटल की नर्सेस को भी सेलिब्रेशन के लिए गणेश के कमरे में बुलाती है। लेकिन वहां किसी ने गणेश का कत्ल कर दिया था। वो बिल्कुल चौंक जाती है और यहाँ पर मूवी का टाइटल अब्राहम ओस्लर डालकर मूवी आगे बढ़ती है। एसीपी अब्राहम वहां कर लाश की जांच करता है। एक चाकू से गणेश के पेट को काटा गया था जिससे उसकी मौत हुई थी। वहां पर एक चिट मिलता है जिस पर कोई वाक्य लिखा हुआ है लेकिन लिखाई में ग्रामर बहुत ही खराब होती है, जैसे कि वाक्य का कोई मतलब ही ना हो। अब्राहम अब हैरान हो जाता है कि एक वाक्य में इतने मिस्टेक्स कौन कर सकता है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप के बदले कॉमा लगा होता है, यानी इसके आगे भी ऐसे कत्ल होने वाले हैं। इस तरह कई एंगल से वो सोचने लग जाता है। फिर वो उसी एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछता है कि तुमने यही हॉस्पिटल क्यों चुना गणेश को एडमिट करवाने के लिए, ये बताओ। वो कहता है कि इसी हॉस्पिटल के साथ मेरा टाई है सर, इसीलिए। मतलब जिस आदमी ने एम्बुलेंस ड्राइवर को कॉल किया वो इमरजेंसी नंबर को कॉल करके कोई भी एम्बुलेंस बुला सकता था, लेकिन उसने इसी ड्राइवर को चुना जिसका मतलब ये हुआ कि वो चाहता था कि गणेश को इसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। अब इस बारे में पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है। गणेश जो मर चुका है उसके पिता भी एक डॉक्टर हैं जिनका नाम शिव कुमार है। पुलिस पूछती है क्या आपकी या गणेश की किसी से दुश्मनी है। शिव कुमार नाम है जवाब देता है। अब अब्राहम उसे वो वाक्य दिखाकर पूछता है क्या आप इस वाक्य के बारे में कुछ कह सकते हैं। इस पर भी वो नाम है जवाब देता है। अब शव विश्लेषण के दौरान डॉक्टर ये बताता है कि यह कत्ल सर्जिकल नाइफ से किया गया है और कातिल को पता था कि कहां काटने से गणेश की जान चली जाएगी, मतलब कातिल को अच्छी मेडिकल नॉलेज होगी। अब वो एक्सीडेंट स्पॉट पर सीसीटीवी को चेक करते हैं लेकिन उसमें मिनी ट्रक के अलावा और भी कई गाड़ियां दिखाई देती हैं और ये भी क्लियरली पता नहीं चलता कि एक्सीडेंट किस गाड़ी से हुआ है। अब अगले सीन में रवि नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जिस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। रवि किसी तरह बचकर भाग रहा होता है। तभी एक मिनी ट्रक में बैठा आदमी नीचे उतरकर उन लोगों को पीटकर रवि को बचा लेता है कैसे भी करके। और अब क्योंकि रवि को चोट लगी थी तो वो उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाता है, लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर्स उससे कुछ पूछते वो वहां से रवि को छोड़कर तुरंत निकल जाता है। अब इस बारे में डॉक्टर इंस्पेक्टर को भी बता रहा होता है। यहाँ रवि की ट्रीटमेंट चल रही होती है। अब देर रात को हॉस्पिटल में एक मिनी ट्रक आता है और उसमें से एक आदमी उतरता है। वो हॉस्पिटल में जाकर रवि को मार डालता है। मतलब हमें दिखाते हैं कि जिसने रवि को बचाया उसी ने उसे मार भी डाला। पहले कत्ल की तरह यहाँ पर भी अब्राहम को एक वाक्य लिखा हुआ मिलता है। वो सीसीटीवी चेक करते हैं तो पता चलता है कि एक आदमी देर रात को हॉस्पिटल के अंदर आया था लेकिन उस वक्त पावर कट थी और वो उसका चेहरा नहीं देख पाते, लेकिन उस आदमी के चलने का ढंग उन्हें साफ दिखता है। अब डॉक्टर बताता है कि जो आदमी रवि को यहाँ पर लेकर आया था उसकी चाल इसी आदमी से मिलती है जिसने उसका कत्ल किया है। फिर अब्राहम इस नतीजे पर पहुंचता है कि जिसने जान बचाई उसी ने कत्ल भी किया होगा। अब वो रवि के घर जाते हैं जहां उसकी माँ बताती है कि मेरा पति राघवन एक नंबर का शराबी है
और मेरा बेटा रवि, उसके तो इस टाउन में सारे दुश्मन ही दुश्मन है। मतलब वो हर किसी से लड़ता झगड़ता रहता था। अब मीडिया इस केस को लेकर सेंसेशन क्रिएट करने लग जाती है कि दोनों कत्ल एक जैसे हुए हैं, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। ऊपर से अब्राहम पर बहुत प्रेशर पड़ता है कि इस केस को जल्दी से सॉल्व करो। अब अगले सीन में प्रकाश नाम के एक होटल ओनर को दिखाते हैं, जिसके होटल के आगे एक मिनी ट्रक आकर रुकता है। उसमें से एक आदमी उतरता है जिसने हुडी पहना होता है। अब वो अंदर जाकर प्रकाश को लड्डू देकर कुछ बातें करता है। लगता है प्रकाश इसे जानता है। प्रकाश लड्डू खाने लगता है तो वो आदमी चला जाता है और कुछ देर में प्रकाश हो जाता है बेहोश। उसे फिर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वहां उसका स्कैन किया जाता है, लेकिन जब वो स्कैन मशीन के अंदर जा ही रहा होता है तभी पावर कट हो जाती है। लगता है इस हॉस्पिटल में अक्सर पावर कट होती है और जनरेटर की भी ठीक से व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। अब डॉक्टर किसी को आवाज देता है लेकिन कोई नहीं आता। फिर वो खुद प्रॉब्लम चेक करने के लिए कमरे से बाहर निकलता है और तभी कमरे में एक आदमी एंटर करता है और एक सर्जिकल नाइफ से प्रकाश के गर्दन पर कट करके चला जाता है। जब डॉक्टर लौटता है तो देखता है कि प्रकाश मर चुका है। अब अब्राहम आकर देखता है तो जिस जगह पर कट किया गया था उसके पास एक स्केच मार्क जैसा कुछ बनाया होता है। अब वो फिर सीसीटीवी चेक करते हैं और इस बार भी हॉस्पिटल में पावर नहीं था तो कातिल का चेहरा नहीं दिखता, लेकिन उसकी चाल पहले वाले आदमी की चाल से एकदम अलग होती है। अब्राहम को लगता है कि शायद दो लोग मिलकर यह कत्ल कर रहे हैं। अब डॉक्टर बताता है कि घाव के पास जो स्केच मार्क लगा है उसका सैंपल मैंने लैब में भिजवा दिया है, कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि वो क्या है। अब अब्राहम और उसकी टीम प्रकाश के होटल में जाकर पूछताछ करते हैं कि बेहोश होने से पहले प्रकाश किससे मिला था। वो बताते हैं कि एक आदमी घी देने आया था। वो अक्सर होटल को घी सप्लाई करता है लेकिन कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता, हमेशा मास्क पहनकर आता है। अब्राहम पूछता है कि उस आदमी का पेमेंट कैसे किया जाता है ये बताओ। वो कहते हैं कि प्रकाश उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता था। अब उस अकाउंट के जरिए पुलिस उस आदमी का पता लगाना चाहती है। उन्हें पता चल जाता है कि वो अकाउंट अनिश नाम के एक आदमी का है। वो अनिश के घर जाते हैं तो पता चलता है कि अनिश मर चुका है, यानी अनिश का अकाउंट कोई और यूज करके ये काम कर रहा है। तब डॉक्टर अब्राहम को कॉल करके कहता है कि प्रकाश ने जो लड्डू खाया था उसमें एक तरह का नशीला पदार्थ मिला हुआ था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। और तभी पास से एक पॉलिटिकल मीटिंग चल रही होती है जहां पर एक लेडी इंग्लिश में कुछ कहती है और एक आदमी उसका उल्टा सीधा ट्रांसलेशन कर रहा होता है। ये सुनकर दो पुलिस ऑफिसर्स हंस पड़ते हैं और तब अब्राहम को स्ट्राइक होता है कि लाशों के पास पेपर में जो वाक्य था उसमें भी ऐसी ग्रामर मिस्टेक्स थी। तो ये पॉसिबल है कि कातिल ने किसी दूसरी लैंग्वेज का वाक्य गूगल के जरिए ट्रांसलेट करके उस लेटर में लिखा था, इसलिए उसमें इतनी गलतियां थी। अब पुलिस ढूंढती है कि उस वाक्य का ओरिजिनल किस लैंग्वेज में है। उन्हें पता चल जाता है कि वो लैटिन का एक वाक्य है। इसी बीच एक डॉक्टर उन्हें यह बताता है कि ऐसा वाक्य मैंने यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में देखा है और वो भी एनाटॉमी क्लास में। पुलिस वहां जाती है तो उन्हें वहां पर वो वाक्य लिखा हुआ मिल जाता है। मतलब इस जगह का इन कत्लों से कोई ना कोई संबंध, गहरा संबंध जरूर है। ये सोचकर वो चीफ डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या इस क्लास में कोई क्राइम हुआ था, लेकिन वो कहती है कि मैं पिछले 15 साल से यहाँ पर काम करती हूँ लेकिन आज तक ऐसा कोई क्राइम यहाँ नहीं हुआ। अब अब्राहम आखिरी विक्टिम प्रकाश के घर पर जाता है और उसके पिता सेल्विया से मिलता है जो कि एक बिजनेसमैन है। फिर पूछताछ के दौरान अब्राहम वहां रखे हुए कुछ बुक्स को देख रहा होता है। तभी उसको एक मेडिकल से रिलेटेड बुक मिलती है। वो पूछता है कि ये मेडिकल बुक यहाँ किसने खरीदी है, आपने खरीदी है क्या? सेल्वा कहता है कि ये मेरी नहीं है, मेरी एक रिश्तेदार डॉक्टरी कर रही है, वो जब लास्ट बार यहाँ आई थी तो इसे भूल कर चली गई। अब पहला विक्टिम यानी गणेश के एक्सीडेंट को जिन लोगों ने देखा था उनसे पूछताछ की जाती है। इस पूछताछ में ये पता चलता है कि एक्सीडेंट स्पॉट पर एक लॉरी ड्राइवर खड़ा था और किसी से बात कर रहा था। उस लॉरी ड्राइवर का पता लगाकर फिर वो उसे कस्टडी में ले लेते हैं। वो बताता है कि उस रात जब मैं एक्सीडेंट वाली स्पॉट से अपने घर जा रहा था तो मैंने एक मास्क पहने हुए आदमी को देखा था। मैंने पूछा कि क्या कोई मदद चाहिए, तो उस मास्क वाले ने माइक जैसा कोई चीज गले में रखी और फिर कहा कि मैं एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, तुम जाओ। उसकी आवाज बहुत अजीब लग रही थी लेकिन मैं वहां से निकल गया, मुझे और कुछ पता नहीं सर। तब एक पुलिस वाला बताता है कि सर मुझे लगता है वो आदमी थ्रॉट माइक यूज कर रहा था। अगर किसी के गले में कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो ठीक से आवाज नहीं निकाल पाता तो इस माइक की मदद से धीमी आवाज भी ऑडिबल हो जाती है। क्योंकि जब थ्रॉट कैंसर की वजह से मेरे पिता आवाज नहीं निकाल पाते थे तो इसी डिवाइस के जरिए वो ये कर पाते थे। अब वो पता लगाते हैं कि इस टाउन में लगभग 100 लोग उस डिवाइस को यूज करते हैं। उनमें से इन्हें कृष्णदास नाम के एक आदमी पर होता है शक, क्योंकि उसका एड्रेस अनिश के घर के पास ही होता है। वही अनिश जो मर चुका है, लेकिन हुडी वाले ने उसका अकाउंट नंबर प्रकाश को दिया था पेमेंट के लिए। अब पुलिस कृष्णदास के घर जाती है। वहां उसकी माँ होती है जो बताती है कृष्णदास तो कभी कभी घर आता है, बाकी पता नहीं कहाँ रहता है। अब्राहम पूछता है एक बात बताइए, क्या वो थ्रॉट माइक यूज करता है? वो हाँ में जवाब देती है और कहती है कि 1990 से पहले मेरा बेटा कृष्णदास बहुत ही अच्छा गाता था। वो बहुत बड़ा सिंगर बन सकता था, लेकिन एक छोटे से ऑपरेशन में डॉक्टर्स ने न जाने क्या कर दिया और उसकी आवाज ही चली गई। ये कहकर वो रोने भी लग जाती है। अब वो पूछते हैं कि वो ऑपरेशन हुआ कहाँ था ये बताइए। कृष्णदास की माँ उसी सरकारी हॉस्पिटल का नाम लेती है जहाँ ये सारे कत्ल हो रहे हैं। वो कृष्णदास की फोटो मांगते हैं तो वो लाकर देती है। अब अब्राहम की थियरी ये है कि ये कत्ल किसी रिसेंट क्राइम का बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि किसी पुरानी गलती का बदला लिया जा रहा है इन कत्लों से। यानी बाप की गलती की सजा बेटों को दी जा रही है। मतलब इस तरह से सोच लीजिए आप। अब वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि 1990 में कृष्णदास का थ्रॉट ऑपरेशन किन डॉक्टर्स ने किया था। फिर वो उस बैच के सारे डॉक्टर से मिलते हैं। एक जगह
पर उन्हें वही बुक मिलता है जो उन्होंने प्रकाश के पिता यानी सेल्वा के घर में देखा था। अब अब्राहम को शक होने लग जाता है क्योंकि ये बहुत ही पुरानी किताब है जिसे फिलहाल डॉक्टरी करने वाले कोई स्टूडेंट यूज नहीं करती है। मतलब वो बुक पक्का सेल्वा की ही होगी, लेकिन वो झूठ बोल रहा था कि मेरी रिश्तेदार डॉक्टरी कर रही है, ये उसकी बुक है। अब वो सेल्वा के बारे में और भी डिटेल्स पता लगाते हैं कि असल में सेल्वा एक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट था जिसने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी, और पहले विक्टिम गणेश का पिता शिव कुमार भी उसी बैच का एक डॉक्टर था। यानी सेल्वा और शिव कुमार ने उस वक्त जरूर कोई गलती की थी जिसकी सजा उनके बेटे को दी गई है। अब्राहम उसी बैच के एक और डॉक्टर से पूछताछ करता है तो वो बताता है कि इनके गैंग में 2 और डॉक्टर्स थे जिनका नाम है अलेक्जेंडर और जेवियर। अब अब्राहम समझ जाता है कि कृष्णदास के अगले टारगेट अलेक्जेंडर और जेवियर हो सकते हैं। अब इस केस के बारे में जानकर अलेक्जेंडर बहुत डर जाता है और खुद ही अब्राहम को कॉल करके कहता है कि फिलहाल तो मैं यूएस में हूँ। अब्राहम कहता है जब तक तुम वहां हो, सुरक्षित हो, यहाँ मत आना, यहाँ ना हो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ये समझ लो। फिर उस बैच के दूसरे डॉक्टर यानी जेवियर को दिखाते हैं जो कुछ दिनों में एक बुक रिलीज करने जा रहा है। इतना ही नहीं, उसे अपना एक ऑपरेशन करवाना है जिसके सिलसिले में वो एक डॉक्टर से उसी सरकारी हॉस्पिटल में मिलने आता है। जब वो डॉक्टर से मिलकर बाहर निकलता है तो अब्राहम उसे रोककर ये पूछता है, क्या आप कृष्णदास को जानते हैं? ये बताइए। आपको एक बात बता दूं, उससे आपकी जान को खतरा है। लेकिन जेवियर कैजुअली कहता है कि जो होना होगा देख लेंगे, आप चाहें तो मुझे प्रोटेक्शन दे सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे ये कहकर वो निकल जाता है, लेकिन कुछ दूर जाकर वो अपने फ्रेंड्स यानी शिव कुमार और सेल्वा को कॉल करके कहता है तुम दोनों भी सावधान रहना। शिव कुमार बहुत घबरा जाता है। अब अब्राहम उससे मिलने जाता है तो उसकी वाही बताती है कि शिव कुमार बाथरूम गया था लेकिन फिर न जाने कहां गायब हो गया। अब पुलिस को लगता है कि शायद शिव कुमार किसी सेफ जगह पर चला गया होगा बचने के लिए। फिर वो दूसरे विक्टिम रवि के पिता राघवन से मिलते हैं जो 1990 में उसी हॉस्पिटल में काम करता था। वो पूछते हैं कि उस वक्त जो हुआ था उसके बारे में अच्छे से सोच कर बताओ, लेकिन वो कहता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तभी अब्राहम को अलेक्जेंडर का कॉल आता है जो यूएस में था। वो कहता है कि सर अभी मैं छुप छुप कर नहीं जी सकता, जो होगा मैं फेस कर लूंगा, मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ और आपको सच सच बताने को तैयार भी हूँ, आप प्लीज मेरे घर आ जाइए। अब अब्राहम अलेक्जेंडर की सेफ्टी के लिए तुरंत कुछ कांस्टेबल्स उसके घर भेज देता है। फिर वो अलेक्जेंडर के घर जाता है और पूछता है कि उस वक्त हुआ क्या था और क्यों कृष्णदास तुम सबसे बदला ले रहा है। अलेक्जेंडर बताना शुरू करता है लेकिन तभी पावर कट हो जाती है और बहुत सारे लोग घर के अंदर घुस आते हैं और उनके साथ कृष्णदास भी होता है। वो अलेक्जेंडर को मारने की कोशिश करता है लेकिन अब्राहम और दूसरे पुलिस वाले कृष्णदास को पकड़ लेते हैं। वो पूछते हैं कि हमें पता है तुम्हारे साथ कोई और भी है जो कत्ल करने में तुम्हारी मदद कर रहा है, बताओ कौन है वो। लेकिन कृष्णदास कहता है कि मैं नहीं बताने वाला, पर मैंने जो करने की ठानी है वो तो मैं जरूर करूंगा। अब क्योंकि पुलिस को राघवन से भी कुछ पता नहीं चला तो वो उसकी वाइफ को बुला भेजते हैं। वो बताती है कि सच में मेरे पति को कुछ याद नहीं है। 6 महीने पहले भी एक डॉक्टर ने उन्हें उस घटना के बारे में पूछा था लेकिन तब भी मेरे पति ने यही कहा कि उन्हें कुछ याद नहीं। अच्छा, पुलिस पूछती है कि एक बात बताओ वो डॉक्टर था कौन। यहाँ पर हमें उस डॉक्टर का चेहरा दिखाया जाता है जिसने 6 महीने पहले राघवन से पूछताछ की थी और ये वही डॉक्टर अरुण है जिसने पहले विक्टिम गणेश का इलाज किया था। अब पुलिस राघवन की वाइफ से उस डॉक्टर का हुलिया बताने को कहती है तो वो कुछ डिटेल्स बताती है जो डॉक्टर अरुण से बिल्कुल मैच करती है, इसलिए वो उसे अरुण की फोटो भी दिखाते हैं तो वो कंफर्म कर देती है कि यही वो डॉक्टर है। अब अब्राहम और एक मेल पुलिस ऑफिसर डॉक्टर अरुण से मिलने जाते हैं और एक लेडी ऑफिसर को जेवियर की सुरक्षा के लिए हॉस्पिटल भेज देते हैं। यहाँ अब्राहम अरुण को कृष्णदास की फोटो दिखाकर कहता है कि तुम्हारा दोस्त पकड़ा गया है, लेकिन अरुण कहता है सर मैं इसे नहीं जानता। तुम इसे नहीं जानते? अच्छा, तो फिर तुमने राघवन से 1989 बैच ऑफ डॉक्टर्स के बारे में पूछताछ क्यों की? तब वो कुछ बातें रिवील करता है। दरअसल अरुण की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था सुजा। 1990 में सुजा ने खुदकुशी कर ली थी। जब उसके कमरे में अरुण ने चेक किया तो उसे सुजा और उसके बॉयफ्रेंड की फोटो मिली थी। उस बॉयफ्रेंड के बारे में जानने के लिए ही अरुण ने राघवन से पूछताछ की थी, लेकिन राघवन ने उसे कुछ नहीं बताया। फिर अब्राहम उस बॉयफ्रेंड की फोटो मांगता है और तब हॉस्पिटल में ही एक आदमी जेवियर के कमरे में घुस जाता है। जैसे डॉक्टर आता है तो वहां पर जेवियर नहीं होता। लगता है किसी दूसरे रास्ते से कोई जेवियर को लेकर चला गया है। यहाँ अरुण सुजा और उसके बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाता है लेकिन उसमें बॉयफ्रेंड का चेहरा ही नहीं दिखता। पर अब्राहम अंदाजा लगा लेता है कि वो बॉयफ्रेंड जरूर अलेक्जेंडर ही रहा होगा। लेकिन जिस आदमी ने अलेक्जेंडर के नाम से हमें कुछ बताने की कोशिश की थी वो अलेक्जेंडर नहीं हो सकता, वो कोई फेक था। और अब हमें असली अलेक्जेंडर को दिखाते हैं जिसने जेवियर को हॉस्पिटल से अगवा किया और उसको एक जगह पर लेकर गया। अब वो एक मार्कर जैसी चीज से जेवियर के शरीर पर मार्क करता है और वहां चाकू से काट देता है। वो जेवियर से कहता है कि कुछ सेकंड्स में तुम्हारी जान चली जाएगी। इतने में अब्राहम वहां पर पहुंच जाता है और अलेक्जेंडर को आखिरकार पकड़ ही लेता है। जेवियर को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और अलेक्जेंडर को स्टेशन में ले जाकर कैमरे के सामने बिठा देते हैं। फिर अब्राहम उससे ये पूछता है कि तुमने और कृष्णदास ने मिलकर ये कत्ल क्यों किए। तब अलेक्जेंडर पूरा फ्लैशबैक बताता है। मेडिकल कॉलेज के नए बैच में सुजा नाम की एक लड़की आई थी। शिव कुमार ने उसे देखते प्रपोज भी कर लिया था, लेकिन सुजा शिव कुमार को इग्नोर करके चली गई। शिव कुमार, सेल्विया, जेवियर,
और अलेक्जेंडर ये चारों बैचमेट्स बेस्ट फ्रेंड्स थे और एक ही कमरे में रहते थे। एक दिन एक आदमी घायल हालत में हॉस्पिटल आया और तब जेवियर उसे ट्रीटमेंट देने लगा। उसने कह दिया कि बिना स्कैन किए हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तब अलेक्जेंडर आया और उसने कहा कि इसमें स्कैन करने की जरूरत ही नहीं है। कहकर उसने उस आदमी की ट्रीटमेंट की और कुछ ही देर में उस आदमी की जान बचा ली। इस वजह से उस आदमी के रिश्तेदार अलेक्जेंडर की खूब प्रशंसा करते थे। तब चीफ डॉक्टर जेवियर को डांटता है कि अलेक्जेंडर की तरह प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है तुम्हारे पास, तो मेडिकल कॉलेज क्यों आ गए। इसी वजह से जेवियर को अलेक्जेंडर पर बहुत गुस्सा आया। एक दिन एनाटॉमी क्लास में अलेक्जेंडर ने सुजा को देखा और वो उसे बहुत अच्छी लगी। लाइब्रेरी में वो सुजा के सामने बैठकर उसके सामने एक डेयरी मिल्क चॉकलेट रख दी। वो प्रार्थना करने लगा कि ये बस चॉकलेट उठा ले, लेकिन बहुत देर के बाद भी सुजा चॉकलेट को टच नहीं करती। अलेक्जेंडर सोचता है कि लगता है ये ना बोलेगी और ये कहकर वो चॉकलेट उठाने ही वाला होता है, तो सुजा हंसकर कह देती है कि उसे रहने दो, मैं बाद में ले लूंगी। अब अलेक्जेंडर शर्माकर वहां से निकल जाता है। वाह क्या जमाना था यार उस समय, जब एक डेयरी मिल्क से लव शुरू हो जाता था और फिर इनकी लव स्टोरी भी शुरू हो जाती है। इन दोनों को क्लोज होते हुए देख शिव कुमार को बहुत जलन होने लगी, क्योंकि वो खुद सुजा को पसंद करता था। उस वक्त कृष्णदास एक स्कूल स्टूडेंट था जो कि बहुत ही अच्छा सिंगर था, लेकिन एक दिन उसके गले में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और वो डॉक्टर के पास जाता है। वो कृष्णदास को सरकारी हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर से मिलने को कहता है और यहाँ इन चारों डॉक्टर्स के बैच में सेल्विया हमेशा नशा करता रहता था। एक दिन अलेक्जेंडर उसे नशा करते हुए देख लेता है। सेल्विया उससे विनती करता है कि प्लीज चीफ डॉक्टर को कुछ मत बताओ, मेरा करियर खराब हो जाएगा, लेकिन अलेक्जेंडर नहीं माना और उसने चीफ डॉक्टर को बता दिया। इसी वजह से सेल्विया की पढ़ाई बीच में रुक गई और वो अलेक्जेंडर को अपना दुश्मन मानने लगा। फिर कृष्णदास चीफ डॉक्टर से मिलने आया तो डॉक्टर बताते हैं कि ये छोटा सा ऑपरेशन है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और क्योंकि ये माइनर ऑपरेशन है तो वो जेवियर और अलेक्जेंडर को ये ऑपरेशन करने के लिए कहते हैं। ऑपरेशन से पहले कृष्णदास बहुत डरा हुआ था, लेकिन अलेक्जेंडर उसे हिम्मत देता है और उसे एक गाना गाने के लिए कहता है जिससे कृष्णदास को डर ना लगे और वो खुशी खुशी ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अब्राहम एनाटॉमी क्लास में आता है, जहां वो और सुजा अक्सर मिला करते थे और इनकी मीटिंग्स के दौरान कोई अंदर ना आ जाए इसकी जिम्मेदारी थी राघवन की। इस काम के लिए अलेक्जेंडर राघवन को कुछ पैसे भी देता था। तब एक आदमी हॉस्पिटल में आता है जिसने दूध समझकर पिघला हुआ रबर पी लिया था। अब उसका पूरा पेट साफ करना पड़ेगा। तो चीफ डॉक्टर पूछता है कि इस वक्त कौन सा डॉक्टर फ्री है। शिव कुमार कहता है कि जेवियर इस वक्त फ्री होगा। तो चीफ कहता है कि उसे इस आदमी का पेट साफ करने को कह दो। अब शिव कुमार जेवियर को लेने चला जाता है तो जेवियर कहता है कि चीफ डॉक्टर अलेक्जेंडर को तो बड़े बड़े प्रोसीजर्स और बड़ी बड़ी सर्जरी करने को देते हैं, लेकिन हमें ऐसे छोटे मोटे प्रोसीजर्स करने को देते हैं। और वैसे भी कृष्णदास को ऑपरेशन मुझे और अलेक्जेंडर को ही करना है ना, और मैं अलेक्जेंडर को अब ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। ये सोचकर जेवियर अलेक्जेंडर के साथ ऑपरेशन थिएटर में जाता है। वो ठान लेता है कि कृष्णदास के ऑपरेशन में वो कुछ गड़बड़ी करेगा और सारा इल्जाम जाएगा अलेक्जेंडर पर। अलेक्जेंडर तो ठीक से ऑपरेशन कर रहा होता है, लेकिन जेवियर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस कर देता है, जिसकी वजह से कृष्णदास का लार्नेक्स यानी कि गले का वॉइस बॉक्स हो जाता है खराब और उसकी आवाज ही चली जाती है। कृष्णदास बेचारा बहुत रोता है कि अब आवाज के बिना मैं कैसे गाऊंगा, मेरा करियर खराब हो गया। अब चीफ डॉक्टर अलेक्जेंडर और जेवियर दोनों को ही सस्पेंड कर देते हैं। अब सेल्वा, शिव कुमार और जेवियर फैसला करते हैं कि किसी तरह अलेक्जेंडर को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि हमारी तीनों की सारी मुसीबत की जड़ वही है। एक दिन राघवन अलेक्जेंडर से ये कहता है कि एनाटॉमी क्लास में सुजा तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ जाकर मिल लो। अलेक्जेंडर भी वहां पर जाता है, लेकिन वहां सुजा नहीं, उसके 3 दोस्त बैठे होते हैं जो अब अलेक्जेंडर के दुश्मन बन चुके थे। तीनों मिलकर अलेक्जेंडर को बहुत टॉर्चर करते हैं और जबरदस्ती उसे शराब पिला भी देते हैं। जाते वक्त तीनों राघवन को पैसे देकर जाते हैं। राघवन को होता तो सब कुछ याद है, लेकिन वो इस मामले में फंसना नहीं चाहता था, इसलिए झूठ बोलता रहा कि मुझे कुछ याद नहीं है। अब तीनों अलेक्जेंडर को ड्राइव सीट पर बैठाकर खुद भी कार में बैठ जाते हैं। फिर ऐसी सेटिंग करते हैं जैसे कि अलेक्जेंडर नशे की हालत में गाड़ी चलाया और इनका एक्सीडेंट हो गया। वो खुद को भी छोटी मोटी चोट पहुंचा लेते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर कोमा में चला जाता है। 2 महीने अलेक्जेंडर जिंदा लाश की तरह पड़ा रहा। डॉक्टर कहते हैं कि अब ये जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए हम इसका लाइफ सपोर्ट हटाने वाले हैं। ये सुनकर सुजा की जीने की चाह खत्म हो गई और वो सामने से आती हुई बस के नीचे गिरकर अपनी जान दे देती है। इसी बीच अलेक्जेंडर को जरा होश आता है और सुजा की खुदकुशी की खबर सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो सुजा के बिना अपनी जिंदगी को सोच भी नहीं सकता था। जब अलेक्जेंडर बिल्कुल ठीक हो जाता है तो वो अक्सर सुजा की कब्र पर जाकर वहां पर बैठकर रो देता है। उसके बाद वो उन घटनाओं को भूल सा गया था। कई साल के बाद अलेक्जेंडर एक टीवी प्रोग्राम में कृष्णदास को देखता है जो अपने अपने ऑपरेशन के बारे में और उसमें डॉक्टर्स ने जो गलती की उसके बारे में बताता है और कहता है कि एक ऑपरेशन ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। होस्ट कहती है कि कृष्णदास आज एक फेमस सिंगर होता, एक मेडिकल केयरलेसनेस की वजह से आज वो बोल भी नहीं पा रहा। ये सब सुनकर अलेक्जेंडर को बहुत गुस्सा आता है। उसे सारी बातें याद आ जाती है। वो उन डॉक्टर्स यानी अपने फ्रेंड से अब बदला लेने की सोच लेता है। फिर वो कृष्णदास से मिलने जाता है और दोनों मिलकर प्लान ये करते हैं कि जिन डॉक्टर्स ने ये किया था अगर उन्हें मार डाला तो शायद उन्हें उतना दर्द नहीं होगा, लेकिन अगर उनके बच्चों को मारा
तब उन्हें ज्यादा दर्द होगा। इसलिए इन दोनों ने सेल्वा, राघवन और शिव कुमार के बेटे को मार डाला। लेकिन जेवियर के मामले में कृष्णदास चाहता था कि डायरेक्टली उसे मार दिया जाए, ना कि उसके बच्चों को। इसलिए इन्होंने जेवियर को मारने की कोशिश की थी। इस तरह सब कुछ बताकर अलेक्जेंडर कहता है कि मैं आखिरी बार जेवियर से मिलना चाहता हूँ। अब्राहम जेवियर को बताता है तो वो भी मिलने के लिए मान जाता है। अब अलेक्जेंडर और जेवियर आमने सामने बैठे होते हैं। जेवियर जानता है कि यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए वो कहता है कि अलेक्जेंडर जो कुछ कह रहा है वो सब झूठ है। उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस पर अलेक्जेंडर कहता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं बताओगे ना, तुम्हें अपने गुनाह की सजा जरूर मिलेगी, याद रखना। पर जेवियर उसकी बात को अहमियत देता ही नहीं और अब्राहम को धन्यवाद करके चला जाता है, क्योंकि अब्राहम ने उसकी जान बचाई थी। लेकिन अब्राहम कहता है कि अगर न्याय भी कोई चीज है तो तुम्हें मौत जरूर आएगी। लेकिन जेवियर उसकी बात को भी इग्नोर करके चला जाता है और सीधे अपने बुक रिलीज फंक्शन में पहुंच जाता है अपनी बुक के बारे में बात करने के लिए। वहां वो बहुत कुछ कह रहा होता है। अब्राहम भी उसी फंक्शन में आया होता है और तब उसे डॉक्टर कॉल करके कहता है विक्टिम्स के शरीर में उन्हें जो खरोंच मार्क जैसा मिला था, दरअसल वो एक तरह का बैक्टीरिया है जिसे घाव के पास लगाया गया था। वो इतना खतरनाक बैक्टीरिया है कि शरीर के अंदर जाने से वो विक्टिम को धीरे धीरे मार डालता है। उस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हुआ इंसान ज्यादा से ज्यादा 8 दिन जिंदा रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। और तब दिखाते हैं कि जेवियर जोर से खांसने लगता है। असल में जेवियर के शरीर में कट करने से पहले अलेक्जेंडर ने उसके हाथ पर वो मार्क डाला जो कि बैक्टीरिया से बना था। धीरे धीरे बैक्टीरिया घाव के जरिए शरीर में फैलने लग जाता है और शायद अब जेवियर का आखिरी दिन आ गया है। इसलिए अलेक्जेंडर ने उससे कहा था कि अपने गुनाह की सजा तुम जरूर भुगतोगे। इतने में खांसते खांसते वो वहीं पर दम तोड़ देता है, यानी जेवियर। यहाँ अरुण अपनी बड़ी बहन की खुदकुशी का कारण जानकर बहुत रोता है। दूसरी ओर सेल्वा की असलियत जानकर उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है। वहां शिव कुमार जो कि घर से गायब हो गया था, उसने पश्चाताप के मारे खुदकुशी कर ली। इतने दिन अब्राहम को नींद नहीं आती थी, लेकिन इस केस को सॉल्व करने के बाद उस दिन अब्राहम चैन की नींद सोता है। अब अगले दिन अब्राहम फिर विनीत से मिलने जाता है जेल में, तो वहां वो अलेक्जेंडर और कृष्णदास को देखता है। तब अलेक्जेंडर उसे बताता है कि बोन रेसिड्यू चेक करो। अब्राहम की समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन तब उसको एक विजन दिखता है जिसमें एक चाकू से मांस काटा जा रहा है। अब अब्राहम को अपनी पत्नी और बेटे के केस में कुछ सोचता है। वो खाना लेकर विनीत से मिलने जाता है। विनीत से बात करते हुए अब्राहम सोच में पड़ जाता है कि जब पुलिस ने विनीत को पकड़ा तो उसके पास चाकू मिला था जिस पर खून लगा था और इसी के आधार पर उसे अरेस्ट करके जेल में रखा गया था। लेकिन उस चाकू में हड्डी का कोई निशान तक नहीं था। अगर चाकू से किसी को मारा जाए तो उसमें हड्डी का छोटा सा टुकड़ा, धूल जितना टुकड़ा तो जरूर चिपका होता, लेकिन विनीत के चाकू में सिर्फ खून था। हड्डी का छोटा सा टुकड़ा भी उसमें नहीं चिपका था। अब अब्राहम को लगता है कि शायद इसने अनीशा और आशा का खून किया ही नहीं। वो विनीत से पूछता है, मैं जानता हूँ अनीशा और आशा जिंदा है, बताओ तुमने उन्हें कहाँ छिपा कर रखा हुआ है। यहाँ पर विनीत स्माइल करके कहता है कि अच्छा, तो आपने पता लगा भी लिया, आप तो इतने बड़े इन्वेस्टिगेटर हैं, तो अपनी बेटी और पत्नी को ढूंढ लीजिए ना। अब अब्राहम को भी हम स्माइल करते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी हो जाती है खत्म। वैसे इस अब्राहम एंड को देखकर यार लगता है इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें अब्राहम अपनी वाइफ और बेटी का पता लगाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।